Okay, so Assalamu alaikum. In this video, we're going to look at the next topics of GIT pathology, and we'll be starting off with the stomach. So there are two terms we often link with stomach injury or the gastric injury, and we call these as gastropathy and acute gastritis. Now, what's the difference between these two? Often हम ये कहते हैं कि जब भी कभी stomach पे इंजरी होगी तो उसके रिस्पॉन्स में वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी, विच वी विल कॉल एज गैस्ट्राइटिस. अब हम बेसिकली एक्यूट गैस्ट्राइटिस का टर्म बस तब यूज़ करते हैं जब एक इंजरी या एक इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स और योसिनोफिल्स की अमाउंट ज़्यादा हो. इफ़ देयर आर नो इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट एट द साइट ऑफ इंजरी और डिसफंक्शनिंग, दैट विल बी कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोपैथी. दैट देयर इज़ अ प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, देयर इज़ एन इंजरी हैपनिंग, बट देयर इज़ नॉट एन इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एट दैट रीजन, राइट. सो मिकोजल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और जिसके नतीजे में न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है तो वह एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा, राइट. अब अगेन अगर एक मिकोजल इंजरी है लेकिन वहाँ पर कोई भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स नहीं है या बहुत रेयर हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज गैस्ट्रोपैथी. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस इज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो कि नॉर्मली स्टमक के एंट्रम को अफेक्ट करता है. अब इसके आगे दो टाइप्स होती है, वो भी हम देखते हैं बारी बारी, और ईच टाइप एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टमक को अफेक्ट कर रही होगी. होता है कि स्टमक की इंजरी क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है. तो देयर आर सेवरल मैकेनिज्म्स जो स्टमक को इंजर होने से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, राइट, जो कि पॉजिटिव है हमारे लिए. नाउ देन देयर आर आल्सो सम फैक्टर्स जो कि स्टमक को इंजरी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, विच आर नेगेटिव फॉर अस ऑफ कोर्स. तो नॉर्मली जो स्टमक की एसिडिटी होती है वो एक डैमेजिंग फैक्टर है. जो वहाँ पर एक यू कैन से प्रोटीएजेज हैं, जो वहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है फॉर एग्जांपल, वो एक नेगेटिव फैक्टर है. और इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टमक के पास म्यूकस है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, वहाँ पे एक रिच ब्लड सप्लाई है जो कि अपने साथ जितना भी एसिड म्यूकोजा में एब्जॉर्ब हो चुका होता है उसको अपने साथ ले जाता है, उसको फ्लश बैक कर देता है. तो दैट प्रोटेक्ट्स द स्टमक म्यूकोजा. बट समटाइम्स एक जब इनका आपस में जो प्रोटेक्टिव वो जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं, उनका जो एक इम्बैलेंस हो जाता है और डैमेजिंग फैक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, दैट रिजल्ट्स इन स्टमक इंजरी. उसमें कौन कौन से एडिशनल फैक्टर्स आ सकते हैं. तो एच पाइलोराई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो नॉर्मली तो हम सबके अंदर एच पाइलोराई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट अगर इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए और वो एक ह्यूमन को हमें फॉर एग्जांपल अफेक्ट करने लग जाए, इंजरी कॉज कराने लग जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एच पाइलोराई इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं होता, बट जिनका स्टमक प्रोन हो या जिनमें और भी बहुत से फैक्टर्स एक्टिव हों जो स्टमक को इंजरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनमें एच पाइलोराई भी अपना रोल प्ले करता है. और देन एंसर्स बेसिकली हम कहते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी non-steroidal anti-inflammatory drugs को, and these are basically for example aspirin is one of these, and they actually inhibit the synthesis of prostaglandins. और जब prostaglandins secrete नहीं होते तो वो म्यूकस की प्रोडक्शन भी कम करवा देता है, बाइकार्बोनेट आयंस की प्रोडक्शन भी कम करा देता है, और वहाँ पे इंक्रीज ब्लड फ्लो को भी कम करा देता है. तो इन दिस वे फिर स्टमक इंजरी की तरफ जाने लग जाता है. एल्कोहल, सिगरेट्स, वी नो दैट दे आर डेफिनेटली हार्मफुल फॉर द स्टमक म्यूकोजा. इसके अलावा अगर बंदे में इस्कीमिया हो गया, शॉक हो गया, तो वहाँ पर ब्लड कम पहुँच रहा है, स्टमक में कम ब्लड पहुँचेगा तो उसके रिस्पॉन्स में एसिड का फ्लश बैक नहीं हो पाएगा, उसको स्टमक को उसके उस एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. अच्छा जी, अब एक्यूट गैस्ट्राइटिस हमने बोला कि म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन है, ये माइल्ड भी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है. सीवियर में ये होगा अल्सरेशन होगी, हेमरेज होगा, हेमेटोमेसिस दैट इज़ ब्लड इन वॉमिटिंग भी नजर आ सकता है, और एक मैसिव ब्लड लॉस भी हो सकता है. लेकिन इसके माइल्ड सिम्टम्स ये होते हैं कि एपिगैस्ट्रिक पेन है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, राइट. अच्छा जी, पैथोजेनेसिस क्या है, होता क्यों है ये, तो वी नो वेरी वेल कि नॉर्मली हमारे पास प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं. जो फोविलर सेल्स हैं हमारे स्टमक के, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं म्यूकस को, बाइकार्बोनेट आयंस को, और वो इनहिबिट ही करके रखते हैं गैस्ट्रिक इंजरी को. लेकिन अगर उनमें एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट या तो एक्सीडेंटली या फिर ऑन चॉइस बहुत ज़्यादा एंसर्स ले ले, राइट, दैट कैन रिजल्ट इन इम्बैलेंस ऑफ द फोर्सेज, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज नहीं होगा, बिकॉज वी नो दैट दीज एंसर्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ कॉक्स एंजाइम, जो एक साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम्स होते हैं जिनकी बेसिस पर ही सिंथेसिस होनी होती है प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, उसको ये एनएसएड्स इनहिबिट करा देते हैं, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस नहीं होता. तो उसकी वजह से फिर वी नो दैट म्यूकस प्रोडक्शन भी रुक जाती है, बाइकार्बोनेट आयंस की प्रोडक्शन भी रुक जाती है, और इंक्रीज ब्लड फ्लो भी रुक जाता है स्टमक की तरफ, राइट. तो इस तरह से आंसर उसको कॉज करते हैं. इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एच पाइलोरी की इन्फेक्शन हुई होती है बंदे में, उसके रिस्पॉन्स में ये होता है कि हमारे अंदर वो यूरिएज को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है. अमोनियम आयंस वी नो के दे कैन इंटरफेयर विद द रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टर होता है जो बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करा देता है, उसके साथ अमोनियम आयंस उसका इंटरफेयर करते हैं, और हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस ल्यूमन में नहीं आ पाते, स्टमक ल्यूमन नहीं आ पाते, इसकी वजह से अगेन एसिडिटी होती है. थर्ड फैक्टर ये है कि
जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑलरेडी सेल्स एट्रोफिड हो रहे होते हैं, उनमें म्यूसिन भी कम होता है, बाइकार्बोनेट आयंस की प्रोडक्शन भी कम होती है, तो उनमें भी हमारे पास एक्यूट गैस्ट्राइटिस के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, ऑक्सीजन कम होगा तो हाइपोक्सीमिया होगा, जो ब्लड पहुंच रहा है स्टमक तक, उसके नतीजे में भी हमारे पास गैस्ट्राइटिस के आएंगे चीज़ें। और मैंने आप लोगों को एनसेट की वजह से जो एक कॉज बनती है तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लोग ऑन चॉइस या एक्सीडेंटली एसिड या बेसिस इंजेस्ट कर लेते हैं, उनके अंदर भी जो उनका म्यूकोजा होता है वो इससे अफेक्ट होता है और उसकी क्रोजन हो जाती है, एट उसकी एक्यूट इंजरी हो जाएगी, राइट। तो इसकी जो मोर्फोलॉजी हमें नज़र आती है हमें ये नज़र आती है डेफिनेट, जहाँ कहीं कहीं पर तो हमें एपिथेलियम इंटैक्ट नजर आएगा, लेकिन कहीं कहीं हमें ब्रोकन डाउन भी हो सकता है बिकॉज इट्स इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। वहाँ पर न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे, ऑफ कोर्स दे विल बी देयर, और न्यूट्रोफिल्स एक्चुअली एक एक्टिव इन्फ्लेमेशन के इंडिकेटर्स होते हैं, राइट। इसके अलावा अगर क्रोजन बहुत ज़्यादा है और हेमरेज हो रहा है, वहाँ पे डार्क पंक्टा या पंच्ड आउट होल्स बन गए हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एक्यूट इरोसिव हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस, राइट। अभी हम ये सारा हमने एक्यूट के लिए पढ़ा, जो एक्यूट इंजरी है, सडन इंजरी है, शॉर्ट टाइम था, लेकिन वो बाद में आकर क्योर हो रही है, लेकिन उसके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होते हैं। अब हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं कि अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस 3 महीने या से ज़्यादा तक लाइक कंटिन्यू रहे और वो आगे प्रोग्रेस करे टू अ क्रोनिक डिजीज कंडीशन, दैट विल बी कॉल्ड एज क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। लेकिन ये नॉन एरोसिव होता है और इसकी हमें मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं मिलती हैं। 2 मेन कॉजेज होते हैं इसकी, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस और एच पाइलोराई इंड्यूस गैस्ट्राइटिस। नॉर्मली हमारे अंदर 90% पॉपुलेशन में एच पाइलोराई इंड्यूस गैस्ट्राइटिस ही नजर आता है, ऑटोइम्यून बहुत कम लोगों में नजर आता है जिनमें फेमिलियल होता है, राइट। तो एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस इस तरह से होता है, वी नो दैट एच पाइलोराई कर्व्ड बेसिलाई हैं, राइट, जो हम सब में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सम पेशेंट्स दे कैन कॉज सम सीवियर सिम्टम्स ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस नतीजे में पेप्टिक अल्सर्स भी रिजल्ट कर सकते हैं, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे भी। अच्छा जी, तो नॉर्मली आप देखोगे कि जो हेपेटाइटिस नहीं गैस्ट्राइटिस है, जो एच पाइलोराई इंड्यूस गैस्ट्राइटिस है, नॉर्मली हमें एंट्रम ऑफ द स्टमक में नजर आएगा, जबकि हम जो दूसरा वाला देखेंगे गैस्ट्राइटिस दैट वाज ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, हम नॉर्मली बॉडी ऑफ द स्टमक में नजर आता है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे किस तरह से ये ऑर्गेनिज्म है जो एच पाइलोराई किस तरह से स्पेशलाइज्ड है टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ऑफ डैमेजिंग द स्टमक म्यूकोजा। तो एक तो उसके पास होता है फ्लैजिला, जो उसको थिक म्यूकोस ऑफ द स्टमक में मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। इट हैज अ यूरिएज एंजाइम, जिसके ये कन्वर्ट करता है यूरिया को इनटू अमोनिया, और अमोनिया माइंस वी नो दे इंक्रीज द पीएच ऑफ द स्टमक, और इस वजह से ये एसिडिक पीएच को क्रॉस आउट करके अपनी ही एक पीएच एस्टैब्लिश कराकर वहाँ पर इजीली उस एरिया को इनहेबिट करता है। थर्ड ये है कि इसमें एडहेसेंस प्रोटीन्स होते हैं विच हेल्प इट टू बाइंड विद द फोव्युलर सेल्स ऑफ द स्टमक, एंड देन इट प्रोड्यूसेस सर्टेन टॉक्सिन्स जो कि इनकोड होते हैं बाय द कैग-ए जीन, एंड दे हेल्प अगेन इन द कॉजेशन ऑफ द और कॉजिंग ऑफ द अल्सर या कैंसर डेवलपमेंट। अच्छा जी, तो स्टार्ट तो ये होता है वी नो के उसमें एंट्रोमेजन, एंड देन इट इन्वॉल्व द होल ऑफ द स्टमक, जिसको हम पैन गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। पूरे स्टमक में ही एक क्रोनिक ऐसी इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, उसको हम फिर मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं, क्योंकि जब भी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, वो क्रोनिक हो जाए, तो दैट रिजल्ट्स इन द डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द नॉर्मल स्टमक सेल्स, जिसकी वजह से वहाँ पे एट्रोफिड सेल्स हमें नजर लग जाते हैं, उसको हम कहते हैं एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, राइट। और इसका अगेन जो रिस्क फैक्टर होगा वो एडिनोकार्सिनोमा की तरफ जाएगा। स्टमक हर एक डिजीज़ का जो एक लास्ट एंड स्टेज होता है वो एडिनोकार्सिनोमा ही होता है। वेल अच्छा, एक तो हमने ये देखा कि जहाँ वहाँ पे क्रोनिकली हमें नज़र आ रही है कि इन्फ्लेमेशन है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स हमें नजर आएंगे और मैक्रोफेजेस नजर आएंगे, क्योंकि जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के इंडिकेटर्स होते हैं वो लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, जबकि एक्यूट वाले के इंडिकेटर्स कौन थे, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। ये आपको पता होना चाहिए, जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन हुई होगी लिम्फोइड टिश्यू की, तो वो एक तरह से ना इंडिकेशंस देगा मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। वी नो दैट नॉर्मली भी हमारे मिकोजा में लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं मिकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, उसकी इंडिकेशन देगा। उस अगर बहुत ज़्यादा किसी जगह पे लिम्फोइड सेल्स एक्यूमुलेट करने लग जाए तो वो वहाँ पे लिम्फोमा भी बन सकता है, एक बिनाइन ट्यूमर भी बन सकता है लिम्फोसाइट्स का। इसके अलावा हमें इसी में ही क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की एक और इंडिकेशन हमें इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मिलता है, तो हमें माल टिश्यू नजर आएगा। दूसरा हमें यहाँ पे नजर आएगा इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, कि जो इंटेस्टाइनल टिश्यू का वो हमें अपने स्टमक में भी ग्रो करता हुआ नजर आएगा, एंड एट द एंड रिजल्ट को हमें यही नजर आता है दैट देयर कैन बी एडिनोकार्सिनोमा। अच्छा जी, तो इसके अलावा जिसकी इंडिकेशन हमें, इसके लिए हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं ये कर सकते हैं, हमें ब्लड में एंटी एच पाइलोराई एंटीबॉडीज नजर आएंगी। हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो यूरिएज एंजाइम होता है वो अमोनिया आइंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारे ब्रेथ में हमें फील हो सकते हैं, एंड वी कैन टेस्ट इट फॉर दैट। एंड देन स्टूल टेस्ट करा सकते हैं, जिसमें हमारा एच पाइलोराई ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ हमें नजर आता है। तो ये हो गए उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर हम ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की बात करते हैं कि 10% ऑफ द पेशेंट्स जो गैस्ट्राइटिस होता है क्रोनिकली, वो होता है बिकॉज एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं हमारे अंदर, हमारे अपने ही सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती है। नॉर्मली होते हैं जो हमारे जो एच सेल प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं स्टमक में, दैट आर द
उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं। वी नो दैट पैराइटल सेल्स सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि हमारे इंटेस्टाइन से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो उसके उस इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो जब भी किसी टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे तो डेफिनेटली उस टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा, उसकी एट्रोफी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपने पैराइटल सेल्स की कर दी एट्रोफी और आप में HCl कम होगा तो डेफिनेटली आपका जो गैस्ट्रिन है उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से थोड़ी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ऑफ कोर्स हमें ये इंडिकेशन मिलेगी दैट वी आर हैविंग लेस अमाउंट ऑफ HCl। सो गैस्ट्रिन की अमाउंट ज़्यादा की जाए तो जो हमारे जी सेल्स होते हैं स्टमक के, राइट, जो हमारे जी सेल्स होते हैं स्टमक के, जो कि एक्चुअली हमारे अंदर गैस्ट्रिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनकी हो जाएगी हाइपरट्रॉफी, वो बड़े हो जाएंगे, सो दैट मोर एंड मोर गैस्ट्रिन कुड बी प्रोड्यूस। तो इस तरह से हमारे पास जी सेल हाइपरप्लेजिया भी नजर आता है इन केस ऑफ ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। तो हमें एक तो नजर आएगा एंटीबॉडीज नजर आएंगी अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, सेकेंडली हमें नजर आएगा डेफिनेटली हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं तो हमारे अंदर विटामिन B12 की हो जाएगी डेफिशिएंसी, बट गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस कराने के लिए हम एंडोक्राइन सेल्स कराना पड़ेगा हाइपरप्लेजिया। अच्छा, एक और चीज़, ना सिर्फ पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है बल्कि वो एंटीबॉडीज समटाइम्स अफेक्ट करती हैं या डिस्ट्रॉय करती हैं हमारे चीफ सेल्स को, जिसको हमारे अंदर पेप्सिनोजेन 1 का लेवल भी कम हो रहा होता है। एंड अगेन अगर आप पैराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय कर दोगे दे विल बी अ डिफेक्टिव गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन में एक क्लोरेडिया हो जाएगा, यू विल नॉट हैव इनफ HCl इन योर स्टमक, राइट। जबकि हमने H. pylori इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस में ये कंडीशन नहीं देखी थी, वहाँ बेशक एट्रोफी के बाद कम हो सकती है एसिड की प्रोडक्शन, बिल्कुल मिनिमम नहीं होगी, इतनी कम नहीं होगी कि उसको आप एक क्लोरेडिया कह सको। तो हमें इसकी एक पैथोजेनेसिस हमने अगेन देख लिया, रीज़न क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ हैं रीज़न, राइट। और डैमेज कर रही है मिकोजा जो वजह से हाइपरगैस्ट्रिनीमिया हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है जी सेल्स का, राइट। और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया या पर्निशियस एनीमिया रिजल्ट कर रहे हैं ना। एक क्लोरीडिया हो रहा है क्योंकि पैराइटल सेल्स का डैमेज है और चीफ सेल्स का डैमेज भी है, जिसकी वजह से पेप्सिनोजेन 1 के लेवल कम हो रहे हैं। अच्छा, डैमेज हो रहा है जेनेटिक सेल्स का, डिफ्यूज एट्रोफी हो रही है और बस, और इतना इसमें कुछ है नहीं। और पर हमें इसमें भी इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया मिल रहा है जस्ट लाइक दैट ऑफ द H. pylori इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस में भी हमें ये मिल रहा था। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। लास्ट में हम देखा था कि देवर एंटीबॉडीज अगेंस्ट H. pylori, इसमें हमें एंटीबॉडीज मिलेंगे हमारे ब्लड में अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट पैराइटल सेल्स एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा जी, यही होता है बस, और तो इतना कुछ है नहीं इसकी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर आपसे डिफरेंस पूछे कि गैस्ट्राइटिस जो हो रहा है क्रोनिकली उसमें ऑटोइम्यून वाले में और H. pylori वाले में डिफरेंस क्या, तो एक तो ये कि लोकेशन का डिफरेंस, H. pylori वाला हमेशा एंट्रम ऑफ द स्टमक में हो रहा है जबकि जो ऑटोइम्यून है वो बॉडी ऑफ द स्टमक में हो रहा है। सेकंडली कि इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट अगर हम देखा जाए तो हमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा नजर आते हैं H. pylori वाले में, जबकि इन केस ऑटोइम्यून डिजीज हमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ज़्यादा नजर आएंगे। एसिड प्रोडक्शन हमेशा H. pylori में बहुत कम नहीं होगी, स्लाइटली डिक्रीज हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ ऑटोइम्यून ये बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी। गैस्ट्रिन प्रोडक्शन इसमें नॉर्मल थी, इसमें गैस्ट्रिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जी सेल्स का हाइपरप्लेजिया हो गया था। सर्वोलॉजी में एंटीबॉडीज मिलेंगे H. pylori और यहाँ पे हमें मिलेगी एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैराइटल सेल्स एंड द इंट्रिंसिक फैक्टर। सिक्योरली ये होगा कि जहाँ पे H. pylori की वजह से पेप्टिक अल्सर रिजल्ट करता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ट्रॉफी हो रही है और पर्निशियस एनीमिया रिजल्ट कर रहा है, एडिनोकार्सिनोमा खैर दोनों में ही है। अच्छा जी, एसोसिएशंस है लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में H. pylori वाला का हो जाए क्योंकि पुअर सैनिटरी कंडीशंस होती हैं, जबकि ऑटोइम्यून की जो एसोसिएशंस होती हैं नॉर्मली वो किसी भी जेनेटिक कंडीशन के साथ होती है, लाइक थायराइडाइटिस में भी हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस में भी हो सकता है, ग्रेविस डिजीज जितने भी हमारे पास जेनेटिक कंडीशंस हैं और ऑटोइम्यून डिजीज़ है ये, राइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।